चुनावी हिंसा और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी तरह के अफवाह नहीं फैले, इसके लिए 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। हिंसा के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। चुनावी हिंसा के बाद छपरा में फिलहाल शांति है। बिहार से अब की 3 टुकड़ी छपरा पहुंच गई है, तो सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। एसपी खुद इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छपरा में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बाधित है और चुनावी हिंसा के बाद बिहार की सियासत भी सुलग गई है। तो क्यों ये मामला इतना बवाल मचा हुआ है इस मामले पर, और क्यों बिहार की सियासत गर्म है? आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले आप बता दें, मतदान के दिन यानी कि सोमवार के दिन तेलपा बूथ पर रोहिणी आचार्य पहुंची थी, जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं। बीजेपी समर्थकों ने वहां पर हंगामा किया और इसके बाद दोनों पार्टी के समर्थकों में विवाद शुरू हो गए। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य बूथ छपवाने के लिए पहुंची हैं। मतदान के दूसरे दिन विवाद और ज्यादा बढ़ गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। भिखारी चौक पर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें गोली भी चली और गोली चलने से चंदन राय नामक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोगों को गोली लगी है, जो जख्मी बताए जा रहे हैं, और पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है ताकि इस मामले से जुड़ी कोई भी अफवाह ना फैले। इसके साथ ही कार्रवाई के तहत नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और चुनावी हिंसा के बाद छपरा में तनाव बढ़ा हुआ है, तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मृतक चंदन के पिता ने ये आरोप इन लोगों पर लगाया है और उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो वहीं रोहिणी आचार्य भी, जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। उनके साथ गाली गलौज का भी आरोप उन्होंने लगाया है और इस मामले को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो देखिए, चुनावी हिंसा के बाद बिहार में अब जमकर सियासत हो रही है। छपरा में हिंसा के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। आरजेडी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी पूरा ठिकरा आरजेडी पर फोड़ रही है। बूथ पर तो जो प्रथम दृष्टिया कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी पूरी जांच होगी। और बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है। गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी। जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। हिंसा के लिए हमने पहले भी बोला कोई जगह नहीं है, और हमने आज भी अधिकारियों से बात की है और लगातार हम चाहते जो कुख्यात अपराधी है, कुख्यात अपराधी जो है जल्दी पकड़े जाए। अभी जो लोग लाखों से हार रहे हैं, ये उनका बौखलाहट पर नजर आ रहा है। तो छपरा में चुनावी हिंसा के बाद जमकर सियासत हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा दिया है, तो बीजेपी और जेडीयू ने पूरी घटना के लिए आरजेडी को ही जिम्मेदार ठहराया है। हार के डर से हिंसा पर उतर आना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये लोकतंत्र में कलंक जिन्होंने लगाया है। बीजेपी के लोग जिस तरह से हार सामने देख करके हताश और निराश हैं और हिंसा पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो हैं, वो लगता है हार के डर से बौखला गए हैं। मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो हार रहे हैं। छपरा की घटना पर सियासत करने वालों को मैं नसीहत देना चाहता हूं कि प्रशासन अपने स्तर से पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इसमें किसी भी वर्ग को, किसी भी पार्टी को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जो भी दोषी होंगे प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगी और सभी को न्याय मिलेगा। छपरा में हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? यह किसी से छिपी हुई नहीं है।
राजद के लोग बेवजह भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप मढ़ रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। छपरा की हिंसा राजद प्रत्याशी की सुनिश्चित हार की हताशा का नतीजा है। राजद का चरित्रहीन मारपीट और हिंसा करना रहा है। राजद के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर बिहार में जंगल लाना चाहते हैं। बिहार में फिर से लालू जी और उनका परिवार अराजकता का माहौल कायम करना चाहता है। लालू परिवार और राजद के कार्यकर्ताओं की ये पुरानी फितरत रही है कि जहां पे भी उनको हार लगता है तो असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वो बवाल काटने लगते हैं। छपरा गोलीकांड उसी का उदाहरण है, जहां पे रोहिणी आचार्य ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया और ये गोलीकांड हुआ। तो छपरा में चुनावी हिंसा पर अब सियासत सुलग गई है। आरजेडी बीजेपी पर इल्जाम मल रही है, बीजेपी आरजेडी पर ठीकरा फोड़ रही है और बीजेपी रोहिणी आचार्य पर सवाल उठा रही है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य आखिर बूथ पर गई ही क्यों थी। बूथ छपवाने की कोशिश का आरोप भी बीजेपी की तरफ से रोहिणी आचार्य पर लगाया जा रहा है। यानी कि छपरा चुनावी हिंसा पर यह बीजेपी का कहना है कि अगर रोहिणी आचार्य को रोका जाता तो हिंसा नहीं होती। बीजेपी निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की अब मांग कर रही है, तो आरजेडी बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार ठहरा रही है। चुनावी हिंसा पर तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि उचित समय पर सबका हिसाब किया जाएगा। तो बिहार में देखिए, चुनावी हिंसा का एक पुराना इतिहास रहा है। चुनावी हिंसा के लिए बिहार पहले भी बदनाम रहा है। चुनावी हिंसा के बाद एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और सारण संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक दशक पहले बूथ लूट की चर्चा पूरे देश में होती थी। निर्वाचन आयोग के प्रयास से चुनावी हिंसा रुक गई थी, लेकिन छपरा में चुनावी हिंसा एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है। सारण लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। सारण में दो सियासी दिग्गजों के बीच लड़ाई है। जैसा कि आपको पता है, आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने बीजेपी से उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूडी। और छपरा गोलीकांड पर सियासी बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। केके पाठक के नए फरमान से शिक्षकों की रातों की नींद उड़ गई है। पहले से ही सुबह 6 बजे के समय को लेकर विवाद जारी था। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नए आदेश से खलबली मचा दिए हैं। नए आदेश के अनुसार शिक्षकों को अब हर हाल में सुबह 5:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। मुंगेर समेत कई जिलों के डीईओ को एक पत्र जारी किया गया है और नई टाइमिंग में शिक्षकों को सुबह 5:45 तक हर हाल में स्कूल पहुंच जाना होगा। स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों को सेल्फी लेनी होगी और वो सेल्फी नोट कैम से एचएम ग्रुप में 6:05 तक भेजी जा सकती है। यही काम मिशन दक्ष की कक्षा लेने के बाद यानी कि दोपहर 1:30 बजे के बाद भी करनी होगी। दोपहर 1:30 बजे के बाद आया हुआ फोटो ही मान्य होगा। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर किसी स्कूल से फोटो सुबह 6:05 या फिर दोबारा दोपहर 1:30 बजे नहीं आता है तो उस स्कूल के प्रधान एवं सभी शिक्षकों को बिना सूचना के अनुपस्थित मानकर वेतन की कटौती की जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं पहले क्या आदेश था। तो पहले आदेश था कि शिक्षकों को सुबह 6 बजे स्कूल आना होगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलने वाला था। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई होने वाली है। सुबह 6 बजे से स्कूल में जांच के आदेश दिए गए थे और बच्चों की उपस्थिति 90% सुनिश्चित हो, ये कहा गया था। हाजिरी कम होने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, ये बातें पहले से की गई थी। और आपको बता दें कि इसके पहले स्कूल में गर्मी की छुट्टी पर भी जो है लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। राजभवन भी गर्मी की छुट्टी को लेकर हरकत में आया था। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के लिए सीधे बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें पत्र लिखा। भीषण गर्मी को देखते हुए 1 जून तक छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध उनकी तरफ से किया गया था। बिहार में 15 मई को गर्मी की छुट्टी खत्म हो चुकी है। स्कूल एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन राजभवन का कहना है कि भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टी की अवधि को बढ़ाना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसलिए गर्मी की छुट्टी को 1 जून तक बढ़ा देना चाहिए।
लेकिन गर्मी की छुट्टी बढ़ाने की बात तो छोड़िए, यहां पर स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो ऐसे में केके पाठक के अब नए फरमान से बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने भी शिक्षा विभाग से शिक्षकों और बच्चों का ध्यान देने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की क्या मजबूरी है कि वो केके पाठक पर कार्रवाई नहीं कर रही। गर्मी का मौसम है, बहुत ही प्रचंड गर्मी है, इसलिए सुबह सुबह स्कूल तो जाना ही चाहिए। ठंडा में जाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन बहुत सुबह भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे क्लास में झुकते रहते हैं और अभिभावक भी परेशान होते हैं और शिक्षक भी परेशान होते हैं। इसलिए एक टाइमिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूरा शिक्षा व्यवस्था और पूरा शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गिरावट की ओर जा रहा है और शिक्षकों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है और आम जन और बच्चे परेशानियां झेल रहे हैं। इन परेशानियों के कारण जिस तरह से घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पता नहीं ऐसा क्या मजबूरी है कि बिहार सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी केके पाठक जी पे कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी की भी आदेशों का उन्होंने उल्लंघन किया है। ये किस तरह का बिहार में शिक्षा नीति लाना चाहते हैं? शिक्षकों पे प्रताड़ित करके क्या उनसे सही शिक्षा लिया जा सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना अति आवश्यक है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पठन पाठन का जो कार्य होता है बड़ा जटिल प्रक्रिया होता है, जिसमें गुरुजनों का बड़ा अहम रोल होता है। तो शिक्षा विभाग को यह देखना चाहिए कि शिक्षक परेशान नहीं हो, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहे। अगर स्वतंत्र तरीके से वो काम नहीं कर पाए, स्ट्रेस फ्री होकर काम नहीं कर पाए, तो विद्यार्थियों को सही मायने में शिक्षित नहीं कर पाएंगे। आदेश के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। देखना होगा इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बढ़ते आगे और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर है बिहार से 508 घाट पर जल्द ही बालू खनन शुरू होगा। 18 जिलों के घाटों पर बालू खनन शुरू होने वाला है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों को खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से आदेश दे दिया गया है। 337 नए क्लस्टर की नीलामी होगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल 118 बालू घाट पर ही बालू का खनन हो रहा है। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी के मोहनपुर चौक के पास ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो है एक ट्रक से टक्कर हुआ है। जो टक्कर होने के उपरांत उस ऑटो में बैठे कुल 9 लोग अभी जिनकी सूचना प्राप्त है, उन 9 लोगों में से डॉक्टर्स द्वारा 3 लोगों को डिजीज यानी डेड बताया गया है। बाकी लोग इलाजरत हैं। कुछ लोग उसमें से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए हैं, जो कि संभवतः भी सुरक्षित भी हैं। डॉक्टर्स द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा नहीं है, और अदरवाइज वो लोग बेहतर इलाज के लिए रेफर्ड हैं। और यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।